हेलो स्टूडेंट, मैं शुभांगी दुबे पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल गरियाबंद से गौरव गरियाबंद के तहत चल रहे ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिज़िक्स। आज अभी तक हमने देखा है कि जो लाइट है वो वेव तरंग के जैसे बिहेव करता है। आज हम देखेंगे कि लाइट किस तरह से कण की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो आज हम मॉडर्न फिज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे। विकिरण तथा कण की द्वैती प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अभी तक हमने देखा था कि लाइट वेव के जैसे बिहेव करता है ना। इसके पहले चैप्टर में हमने देखा कि लाइट किस तरह से वेव के जैसे बिहेव करता है, तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो इसके लिए हमने कुछ कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, जैसे कि व्यतिकरण, विवर्तन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। ये सभी लाइट के तरंग नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आज हमको देखना है कि लाइट किस तरह से पार्टिकल के जैसे बिहेव करता है, कण की तरह व्यवहार करता है ना। तो ये हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। ये दो इफेक्ट जो है वो लाइट के पार्टिकल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने से पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन का एमिशन कैसे होता है ना। इलेक्ट्रॉन का एमिशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। किस तरह से मेटल से इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालते हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कैसे होता है। जब मान लो कोई मेटल है, मेटल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो मेटल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इन इलेक्ट्रॉन ये मेटल से ऐसे ही तो बाहर नहीं आ जाएगा। जब हम मेटल पे बाहर से एनर्जी देते हैं, है ना, बाह्य ऊर्जा देते हैं मेटल को, तो मेटल के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ही इलेक्ट्रॉन का एमिशन कहलाता है। ठीक है, अब हम बाह्य ऊर्जा दे रहे हैं तो एनर्जी हम अलग अलग तरीके से दे सकते हैं मेटल को, है ना। जैसे कि एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। एक होता है तापायनिक उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन एमिशन का एक टॉपिक होता है तापायनिक उत्सर्जन की, कैसे हम मेटल को गर्म करके वहां उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो जैसे ही हम मेटल को, धातु को गर्म करते हैं, तो गर्म करने से क्या होता है, मेटल के सरफेस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ से क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, है ना। मेटल को जैसे ही हम हीट करते हैं, तो इस तरह का जो एमिशन होता है वो थर्मियोनिक एमिशन या फिर तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने मेटल को गर्म किया तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने लगा। अब यदि हम देखते हैं कि मेटल को यदि एक होता है आपका फील्ड एमिशन या फिर क्षेत्र उत्सर्जन, है ना, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्र उत्सर्जन। ठीक, तो मेटल को यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यदि विद्युत क्षेत्र में हम मेटल को रखते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे दो प्लेट हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक आपका है निगेटिव प्लेट, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन से चार्जेस होते हैं, माइनस होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन पे जो माइनस आवेश है वो मेटल के ये जो प्लेट है उसके प्लस से क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर होता है। तो इस तरह का जो एमिशन होता है वो आपका फील्ड एमिशन या फिर क्षेत्र उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, अब यदि हम क्या करें, एक होता है आपका सेकेंडरी एमिशन या फिर आप बोल सकते हैं द्वितीयक उत्सर्जन।
ठीक है, एक होता है आपका सेकेंडरी एमिशन या फिर द्वितीयक उत्सर्जन। तो क्या होता है, जब मेटल पे हम उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन डालते हैं, है ना, मेटल के सरफेस पे ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब हम मेटल के सरफेस पे उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन डालते हैं जो मेटल के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है उससे उसकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, जिससे उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उसका स्थान ले लेते हैं और मेटल के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो वहां से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो इस तरह का जो एमिशन होता है वो आपका द्वितीयक उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है, बेसिकली जो मॉडर्न फिजिक्स है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद का जो फिजिक्स है वो आपका कहलाता है मॉडर्न फिजिक्स। तो इसी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में हम देखते हैं कि कैसे प्रकाश विद्युत सेल से भी आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एमिट होता है। तो इस तरह से ये तीन तरह से, एक मिनट सॉरी, एक है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, जैसे ही मेटल के सरफेस पे, मान लो ये मेटल है, धातु है ना, धातु के सरफेस पे जैसे ही क्या होता है, प्रकाश आपतित होता है, तो वैसे ही सरफेस से क्या बाहर निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इस तरह का जो एमिशन है वो कहलाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, ये तो हमने देखा कि कैसे मेटल से, धातु से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं अलग अलग वे से। अगर हम उसको हीट करते हैं तो मेटल को गर्म करने से भी मेटल के सरफेस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलते हैं, और यदि हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। फिर हमने देखा कि अगर हम हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस पे यदि हम देते हैं तो उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। और एक हमने देखा प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो आज इसके बाद हम पढ़ेंगे, क्योंकि आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ने से पहले कुछ कुछ चीजों को जानना जरूरी है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक है आपका कार्यफलन या फिर उसको बोला जाता है वेव फंक्शन। क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो आपका मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और मॉडर्न फिजिक्स में डेरिवेशन कम होते हैं, थ्योरी ज्यादा होती है, थ्योरी बेस्ड होता है, इसलिए ये मॉडर्न फिजिक्स कहलाता है, जिसमें तथ्य पे ज्यादा चीजें डिपेंड करती हैं। तो कार्यफलन या फिर इसी को कहा जाता है वर्क फंक्शन, है ना, वर्क फंक्शन। ठीक, तो वर्क फंक्शन क्या होता है, अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अलग अलग तरह से हमको एनर्जी देनी है जिससे इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से क्या हो सके, बाहर निकल सके, है ना। तो वर्क फंक्शन भी क्या होता है, ऐसा मिनिमम एनर्जी, ऐसी न्यूनतम ऊर्जा होती है जो मेटल के सरफेस से, जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, एमिट करती है, बाहर निकालती है, उत्सर्जित करती है ना। तो कार्यफलन या वेव फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बाहर निकालता है। ऐसी मिनिमम एनर्जी होती है जो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड होती है। इससे कम अगर हम एनर्जी लगाते हैं तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि हम कितना भी एनर्जी दे दे वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। एक मिनिमम रेंज की हम एनर्जी मेटल पे देते हैं जिससे वहां से क्या बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ठीक है, और ये जो कार्यफलन या वेव फंक्शन बोला जाता है, जिसको इस वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वेव फंक्शन, वर्क फंक्शन या फिर कार्यफलन किसे कहते हैं। एक होता है आपका सेकंड जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। एक होता है आपका देहली आवृत्ति, है ना, देहली आवृत्ति, या फिर इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है, वह न्यूनतम आवृत्ति, ऐसी न्यूनतम आवृत्ति, है ना, जिससे कम आवृत्ति पे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होता।
इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन या फिर इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होता। ठीक है, तो बार बार ये पूछा जाता है कि देहली आवृत्ति क्या होती है ना, सब इसी में कंफ्यूज होते हैं कि देहली आवृत्ति और कार्यफलन वर्क फंक्शन सिमिलर दिखते हैं, लेकिन वर्क फंक्शन जो होता है वो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने की न्यूनतम ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, और जो देहली आवृत्ति होती है या फिर जो वेव आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो न्यूनतम आवृत्ति होती है, न्यूनतम फ्रीक्वेंसी होती है जो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड होती है। इससे यदि कम फ्रीक्वेंसी का हम एनर्जी ले तो धातु के सरफेस से या मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो दोनों चीजें हैं ये आगे आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज होगा, इसलिए ये बताना जरूरी था। अच्छा, अब ये पूछा जाता है कि देहली आवृत्ति को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो म्यू जीरो से, है ना, या आप इसको म्यू नॉट भी कह सकते हैं, यह आपकी देहली आवृत्ति होती है। ठीक है ना, ठीक, ओके। अब जो आज हमको पढ़ना है ना, मॉडर्न फिजिक्स का, जिसको जन्मदाता कहा जाता है, एक्चुअल में 1905 के बाद के फिजिक्स को ही या 1905 के फिजिक्स को ही मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को, है ना, आइंस्टाइन जी को मॉडर्न फिजिक्स का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ अ मॉडर्न फिजिक्स किसी को कहते हैं तो किसको कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहते हैं, है ना। और 1905 को ही आपको मॉडर्न फिजिक्स, 1905 में ही मॉडर्न फिजिक्स का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, इसलिए बर्थ ऑफ अ मॉडर्न फिजिक्स किसी को कहते हैं। तो कौन से ईयर को बर्थ ऑफ अ मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, आधुनिक भौतिकी का जन्मदाता 1905 कहलाता है, बर्थ ऑफ अ मॉडर्न फिजिक्स। ओके, अच्छा, अब जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनका कहना था, है ना, कि उन्होंने प्लांक के क्वांटम थ्योरी को लेके चले। प्लांक ने अपने क्वांटम थ्योरी में कहा था कि जो लाइट होती है, प्रकाश होती है, वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल, पैकेट के रूप में होती है ना। जो लाइट आप पे जो पड़ती है वो किसके रूप में रहती है, बंडल या पैकेट के रूप में रहती है, और इसी बंडल या पैकेट को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। अभी हमको जो पढ़ना है आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। यदि आपके एग्जाम में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पूछा तो फिर क्या पूछा, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आता है ना। तो ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना। तो आइंस्टाइन ने प्लांक के क्वांटम थ्योरी से कहा, प्लांक ने अपने क्वांटम थ्योरी में कहा कि जो प्रकाश होता है, लाइट जो होता है ना, वो पार्टिकल के जैसे बिहेव करता है, कण के जैसे बिहेव करता है ना। तो जो ये लाइट होता है वो छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में होता है ना, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में होता है ना। और ये जो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल ही क्या कहलाते हैं, फोटोन कहलाते हैं, है ना। ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल और पैकेट ही फोटोन कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो फोटोन होती है, इस फोटोन की एनर्जी होती है, फोटोन की एनर्जी, फोटोन की ऊर्जा बोल सकते हैं। जैसे फोटोन की ऊर्जा, जिसको डिनोट करते हैं एच म्यू से, किससे, एच म्यू से, जहाँ पे एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है, प्लांक नियतांक होता है ना। और म्यू क्या होती है, विकिरण की आवृत्ति, विकिरण की आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी, है ना। ओके, है ना।
तो फिर ये जो फोटोन होता है, उन्होंने बोला कि प्रकाश ऊर्जा फोटोन के रूप में रहता है। तो फोटोन जो रहता है ना, वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में रहता है, और हर बंडल और पैकेट की एनर्जी होती है h म्यू के इक्वल, ठीक। और ये जो फोटोन होता है, जो पार्टिकल के जैसे जो बिहेव करता है लाइट, उसी को फोटोन कहते हैं। और ये जो फोटोन होता है, ये फोटोन मासलेस पार्टिकल होता है ना, मासलेस पार्टिकल होता है। इस फोटोन का कोई मास नहीं होता, कोई द्रव्यमान नहीं होता, है ना, लेकिन फोटोन में एनर्जी होती है। फोटोन की क्या होती है? एनर्जी होती है। मास नहीं होता लेकिन एनर्जी होता है। और फोटोन कैसा होता है? फोटोन ऐसा होता है जो वैक्यूम में क्या कर सकता है? ट्रेवल कर सकता है ना। ये फोटोन के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है। और फोटोन कैसा होता है? न्यूट्रल भी होता है, ठीक है। तो है ना, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक, है ना, प्लांक के अनुसार, है ना, प्लांक के अनुसार उन्होंने बोला कि जो फोटोन की ऊर्जा होती है वो E इक्वल होती है h म्यू, E इक्वल h म्यू, है ना, इक्वेशन 1, ठीक। इसके बाद ये जो एनर्जी होती है E इक्वल एच म्यू, तो मान लो ये आपका मेटल का सरफेस है ना, इस मेटल के सरफेस पे एच म्यू आवृत्ति का फोटोन क्या हो रहा है? आ रहा है, आपतित हो रहा है ना। तो ये जो एच म्यू एनर्जी है ना, इसका हम दो तरीके से यूज करते हैं। ये मेटल के सरफेस पे क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये मेटल के सरफेस पे जो फोटोन आपतित हो रहा है उसकी एनर्जी को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। अब वो ऑब्जर्व एनर्जी को, अवशोषित हुई एनर्जी का दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो वो इस जो ई एच म्यू एनर्जी का यूज करते हैं मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मतलब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, है ना। तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन कार्यफलन कहलाता है ना। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए यूज करते हैं। मतलब ये जो एनर्जी का यूज कर रहे हैं, किसके रूप में कर रहे हैं? वर्क फंक्शन के रूप में कर रहे हैं, कार्यफलन के रूप में कर रहे हैं, है ना, ठीक। उसके बाद जो बची हुई एनर्जी है ना, फोटोन की एनर्जी कितनी है? E इक्वल एच म्यू है। तो जो बची हुई एनर्जी है, उस एनर्जी का यूज वो करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं उन इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने के लिए करते हैं ना। तो बची हुई एनर्जी का यूज इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने के लिए, दैट मीन उसे गतिज ऊर्जा के रूप में करते हैं, ठीक है। गतिज ऊर्जा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? K से, और गतिज ऊर्जा की वैल्यू होती है 1/2 mv², ठीक है। तो देखेंगे हम कि जो हम मेटल के सरफेस पे जो फोटोन हम इंसिडेंट करा रहे थे, आपतित कर रहे थे, तो वो फोटोन की एनर्जी दो तरह से यूज हो रही है। एक तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यूज हो रही है, जिसको हम कह रहे हैं वर्क फंक्शन, और बची हुई एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उनको गति ऊर्जा प्रदान करने के लिए यूज हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये आपका यूज हो रहा है मान लो फाई के रूप में, और बचा हुआ यूज हो रहा है आपका गतिज ऊर्जा के रूप में, ठीक। अब देखते हैं आगे, इसके आगे देखते हैं कि किससे? एनर्जी कंजर्वेशन से, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन या ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? दी गई ऊर्जा व्यय हुई ऊर्जा के योग के क्या होती है? इक्वल होती है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से यदि हम देखें तो दी गई ऊर्जा कितनी थी भाई? दी गई ऊर्जा, है ना, इज इक्वल टू बी व्यय हुई ऊर्जा, ठीक है। तो दी गई जो ऊर्जा, हमने कितनी ऊर्जा दी थी धातु को या मेटल को? एच म्यू, ठीक। और कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है? ये जो ऊर्जा हम एच म्यू दिए वो किस किस तरह से यूज हो रही है? तो एक तो आपका कार्यफलन के रूप में हो रही है
है ना, कार्य फलन के रूप में, और एक आपका हो रही है गतिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है। अच्छा, आप ये जो एच म्यू है, कार्यफलन को हम डिनोट करते हैं फाई से, गतिज ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 mv² से। ठीक है। अच्छा, अब हम बोल रहे हैं, मान लो इसको हमने इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन 1। ठीक है। अब यदि हम करें, यदि ये जो आवृत्ति है, कौन सी आवृत्ति, जो फोटोन की आवृत्ति है म्यू, इसको यदि हम बोले कि ये थ्रेशोल्ड आवृत्ति आपकी क्या होती है, म्यू 0, ये आपकी देहली आवृत्ति या फिर थ्रेशोल्ड आवृत्ति म्यू 0 के क्या होता है, यदि इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है ना। मतलब कि जितना अधिक से अधिक आपके मेटल के सरफेस पे क्या आपतित होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन आपतित होगा, उतने ही अधिक वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे, बाहर निकलेंगे। उत्सर्जित होने वाले जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो आने वाले आपतित होने वाले प्रकाश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे निर्भर करती है। ठीक है। उसके बाद है आपका थर्ड है आपका नियम, देहली आवृत्ति से, मतलब किस पे निर्भर करते हैं, आपतित होने वाले इलेक्ट्रॉन की तीव्रता पर निर्भर करते हैं, है ना। ये जो है वो आपतित होने वाले इलेक्ट्रॉन की तीव्रता पर निर्भर करते हैं, है ना। आने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं आपतित होने वाले इलेक्ट्रॉन की तीव्रता पर निर्भर करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की तीव्रता होगी उतने अधिक वहां से क्या एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, है ना। अब एक होता है देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति, यदि इससे आवृत्ति कम होती है तो मेटल के सरफेस से, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता। मैम एक बार और समझाओ ना। ओके, क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताना है? दूसरे को फोटो, ये नियम उत्सर्जित जो उत्सर्जित होने वाला। अच्छा, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या धातु की सतह पर आपतित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता पे, मतलब ये आपका मेटल का सरफेस है, धातु की सतह है, यहाँ पे क्या आ रहे हैं, है ना, प्रकाश आपतित हो रहा है ना। तो ये इसकी जितनी अधिक तीव्रता होगी, जितनी स्पीड से मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होगा, आपतित होगा, तो उससे जो निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो भी उतने इजी से और उतने आसानी से मेटल के सरफेस से क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। दैट मीन टू से जो आने वाला जो प्रकाश है उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे क्या, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो आने वाले प्रकाश की तीव्रता पे क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है। तो वही बोल रहा है आपका सेकंड, है ना। इसी से रिलेटेड एक और है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है ना, तो जो उत्सर्जित होने वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो एक तो आपका तीव्रता पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि मेटल के सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता पे डिपेंड करता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अब एक है आपका ये एक नियम और है आपका इसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जो कि है उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित होने वाले फोटोन की, आपतित होने वाले प्रकाश की, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों का वेग, सॉरी, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग आपतित होने वाले प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है ना। ये दो चीजें हैं यहाँ पे कंफ्यूजिंग है ना। एक बोल रहा है जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो रहेगी वो तीव्रता पर निर्भर करेगी, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, आवृत्ति पे। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पे निर्भर करती है, तो आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता पे निर्भर करती है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन का वेग है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो उसकी आवृत्ति पे, आपतित होने वाले प्रकाश की आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो ये चार नियम है प्रकाश विद्युत समीकरण के, जो वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं या डेफिनेशन में भी पूछा जाता है। ठीक है।
अच्छा, ये तो हो गया आपका प्रकाश विद्युत समीकरण या आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे द्रव्य तरंगे या डी ब्रॉगली तरंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे द्रव्य तरंगे या डी ब्रॉगली तरंगे, है ना, द्रव्य तरंगे या डी ब्रॉगली तरंगे। ठीक है, तो जितने भी मूविंग पार्टिकल है मतलब कि जितने भी गतिमान कण हैं, है ना, जितने भी गतिमान कण हैं, हर कण के साथ क्या जुड़ा होता है, तरंग जुड़ा होता है, वेव जुड़ा होता है ना। और जितने भी मूविंग पार्टिकल है उसके साथ जो तरंग जुड़ा होता है, वेव जुड़ा होता है, ऐसी तरंग को ही दे ब्रॉगली तरंग या डी ब्रॉगली तरंग या इन्हें ही द्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, हर गतिमान, और ये केवल गतिमान कण के साथ होता है, जो पार्टिकल मूविंग है उसी के साथ ही आपका डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य जुड़ा होता है। जो रेस्ट कंडीशन में होते हैं, जो स्थिर अवस्था में होते हैं, उन पार्टिकल के साथ आपका दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कार्य नहीं करता। ठीक है, तो जितने भी गतिमान कण है उनके साथ क्या जुड़ा होता है, तरंग जुड़ा होता है, और इस प्रकार का जो तरंग होता है वही आपका डी ब्रॉगली तरंग या दे ब्रॉगली तरंग कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं ये डी ब्रॉगली तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य देखते हैं। ये आपको पूछा जाता है कि डी ब्रॉगली तरंग किसे कहते हैं। ठीक है, अब ये भी पूछा जाता है कि केवल गतिमान कण के साथ ही तरंग संलग्न होता है कि स्थिर कण के साथ, तो आप आंसर देंगे केवल गतिमान कण के साथ ही क्या जुड़ा होता है, तरंग जुड़ा होता है, और इस प्रकार का तरंग ही क्या कहलाता है, आपका डी ब्रॉगली तरंग या दे ब्रॉगली तरंग कहते हैं। ठीक है, अब प्लांक के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लांक, पहले तो हम देख लेते हैं कि डी ब्रॉगली ने जो तरंग दिया है ना, कोई भी तरंग होता है उसका क्या होता है, वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्ध्य होता है ना। तो डी ब्रॉगली ने इस हाइपोथेसिस पे एक तरंग दैर्ध्य दिया, जिसको तरंग दैर्ध्य को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से, लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी। इसको अभी हमको प्रूफ करना है कि कैसे लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी होता है, जहां पे वेयर लैम्डा इस क्या है, वेवलेंथ है, आपका तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, एच आपका क्या है, प्लांक नियतांक है। ओके, और पी आपका क्या होता है, संवेग होता है, मोमेंटम होता है। ठीक है, ठीक है, डी ब्रॉगली ये इस हाइपोथेसिस को, जैसे डी ब्रॉगली ने इस तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य दिया, इस तरंग दैर्ध्य को हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लांक, मैक्स प्लांक के अनुसार जो कण होता है या जो पार्टिकल होता है ना, जो किसको, प्रकाश के कण नेचर को बताता है, तो प्रकाश का जो ऊर्जा होता है या फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, E इक्वल एच में होती है, अकॉर्डिंग टू प्लांक, है ना, मैक्स प्लांक के अकॉर्डिंग। अब आइंस्टाइन का यदि हम इक्वेशन देखें, आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन, जिसको द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं, मास एनर्जी रिलेशन, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। ठीक है, ओके, ऊर्जा संबंध से आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन से एक इक्वेशन होता है कि E इक्वल क्या होता है, mc²। इसको हमने दे दिया समीकरण 2। देखो दोनों साइड पे, यहाँ पे भी यहाँ फोटोन की एनर्जी दी हुई है E इक्वल एच म्यू, और यहाँ पे आइंस्टाइन ने अपना द्रव्यमान ऊर्जा संबंध में एनर्जी E इक्वल लिखा mc का स्क्वायर। यदि मैं समीकरण 1 में E इक्वल पुट कर दूं mc², तो देख लो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 में E की जगह क्या रख सकते हैं, mc² रख दो, तो यहाँ रख दिए, तो ये हो गया एच म्यू, mc² इज इक्वल टू बी एच म्यू। अब हमको क्या पता है भाई
कि म्यू क्या होती है, आवृत्ति, और म्यू किसके इक्वल होता है, c अपॉन लैम्डा के इक्वल होता है, जहां c क्या होती है, प्रकाश की चाल या फोटोन की चाल। और आपको पता है कि जो फोटोन की चाल होती है वो स्पीड ऑफ अ लाइट, प्रकाश की जो चाल होती है उसी के ही इक्विवेलेंट होता है फोटोन की चाल, है ना। तो म्यू इक्वल c अपॉन लैम्डा होता है। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो गया आपका mc स्क्वायर इज इक्वल टू बी एच सी अपॉन क्या, लैम्डा। यस, यहाँ पे c स्क्वायर है और यहाँ पे c है, तो c से एक c क्या हो गया, कैंसल हो गया। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ से, जैसे ही क्या होता है कि यहाँ से c से c कैंसल हो जाता है, तो ये आपका इक्वेशन आता है क्या, एम सी इज इक्वल टू बी एच अपॉन लैम्डा। आपको किसकी वैल्यू प्रूफ करनी है, लैम्डा की। इसको पक्षांतर कर दो, तो पक्षांतर करेंगे तो लैम्डा इक्वल आ जाएगा एच अपॉन एम सी, है ना। अब यहाँ पे एच क्या है भाई, एच आपका है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक है, और c आपका क्या है, या एम सी कह रहे हैं हम, यहाँ पे एम सी की बात हो रही है। एम सी ये होता है फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग होता है, और फोटोन के संवेग को किससे दर्शाते हैं, p से। वैसे भी संवेग को या मोमेंटम को हमेशा p से दर्शाते हैं। तो ये हो गया आपका लैम्डा इक्वल लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी, यही आपका क्या है, डे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य या डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, यही हम लेके चले थे और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। जहाँ पे एच आपका क्या है, प्लांक नियतांक है, और पी आपका क्या है, मोमेंटम है, फोटोन का संवेग है। यदि मैं इसको किसी पार्टिकल के लिखूं, मान लो यदि इस डे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य को और किस तरह से लिख सकते हैं, यदि m द्रव्यमान का कोई कण हो, है ना, मान लो m द्रव्यमान का कण v वेग से गति कर रहा हो, किस वेग से, v वेग से गति कर रहा हो, तब उसके लिए बोला जाता है, तो उसके लिए आप डी ब्रॉगली तरंग या डे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य को लिखिए। ठीक है, तो इसके लिए हम यदि देखें तो m द्रव्यमान का कण है, v वेग से गति कर रहा है, तो इसका संवेग क्या हो जाएगा भाई, इसका संवेग हो जाएगा p इक्वल, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग, तो p इक्वल हो जाएगा mv। तो हम इस इक्वेशन में लैम्डा इक्वल h अपॉन p की जगह क्या रख सकते हैं, mv भी रख सकते हैं। तो ये भी आपका इक्वेशन है और ये भी आपका इक्वेशन है। ये कब की कंडीशन है, फोटोन की कंडीशन है। यहाँ पे मान लो m द्रव्यमान का कोई कण ले रहे हैं जिसका स्पीड क्या है, v है, ये तब की कंडीशन है। अब इस जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी कंक्लूजन है इस इक्वेशन का, कुछ ना कुछ कंक्लूजन है, कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकला होगा, है ना। तो इस इक्वेशन के निष्कर्ष पे आते हैं। लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम वी, ये कहते हैं यदि लैम्डा क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है 1 अपॉन वी के, है ना। यदि ये वेग क्या होगा, अधिक होगा, तो तरंग दैर्ध्य कैसा मिलेगा, कम तरंग दैर्ध्य का मिलेगा हमको, वेवलेंथ। ठीक है, यदि बोल रहे हैं कि v इक्वल हम क्या रख दे, 0 रख दे, तो लैम्डा इक्वल क्या मिलता है, इन्फिनेटिव मिलता है। यह बोला जा रहा है कि तरंग दैर्ध्य हमको अनंत मिलता है, कब, जब हम v इक्वल 0 रखते हैं। तो ये तो इसके लिए होता ही नहीं भाई, क्योंकि हमको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, डी ब्रॉगली की बात कर रहे हैं, और डी ब्रॉगली केवल गतिमान कण के साथ है, और यहाँ पे वेग ही 0 बता रहा है, तो मतलब ये पार्टिकल गति कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, ये कैसा है, स्थिर है, और स्थिर कण के साथ डे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कार्य नहीं करता है। तो वेग यदि हम 0 रख देंगे तो लैम्डा क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। यहाँ पे v इक्वल 0, दैट मीन 2 से ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, और 0 से किसी को डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा, इन्फिनेटिव आएगा, है ना। तो ये इससे ये पता चलता है कि डी ब्रॉगली तरंग केवल गतिमान कण के साथ होता है, ब्रॉगली तरंग गतिमान कण के साथ होता है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे पहले ही इसका जो मूविंग कंडीशन है, वेग किसी चीज का क्या बता रहा है, स्पीड को बता रहा है, जिसको हम यहाँ पे क्या कर दिए है, 0 कर दिए हैं, जिससे ये पता चल गया कि तरंग दैर्ध्य कितना है, इन्फिनिटिव। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से और पता चलता है कि लैम्डा किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, द्रव्यमान के। 1/m मतलब द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हल्के कण की तुलना में भारी कण का जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या होता है, अधिक होता है ना। आपको पता ही होगा अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का तो मीनिंग, यदि ये अधिक तो ये क्या होता है, कम होता है, और यदि ये कम होता है तो ये वैल्यू क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, अब ये जो डी ब्रॉग्ली तरंग दैर्ध्य था, इसको हम लोग गतिज ऊर्जा के लिए भी देखें और इलेक्ट्रॉन के लिए भी देखें। ठीक है, तो आओ देखते हैं कैसे, क्या इक्वेशन होता है गतिज ऊर्जा के लिए। ठीक है, तो डी ब्रॉग्ली तरंग दैर्ध्य इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। डी ब्रॉग्ली तरंग दैर्ध्य को हमको देखना है, अरे वेवलेंथ देख लेना। किसके पदों में देखना है, गतिज ऊर्जा के पदों में, या फिर काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में हमको डी ब्रॉग्ली तरंग दैर्ध्य को देखना है। तो यहाँ से हो जाता है आपका लैम्डा इक्वल h/2m(k), ये इक्वेशन होता है गतिज ऊर्जा के पदों में। ठीक है, अच्छा अब हम इसको देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉग्ली तरंग दैर्ध्य कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉग्ली तरंग दैर्ध्य कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉग्ली तरंग दैर्ध्य होता है लैम्डा इक्वल h/√2meV होता है। ठीक है, यहाँ पे h की वैल्यू, h प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 6.63 × 10⁻34 है ना। मास का वैल्यू पुट कर देंगे 9.1 × 10⁻31 है ना। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख देंगे 1.6 × 10⁻19 है ना। ये आप वैल्यू जब पुट कर दोगे तो आपको ये प्लांक एच की वैल्यू पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका आता है लैम्डा इज इक्वल टू भी आता है √150/V एंगस्ट्रॉन्ग, है ना। क्योंकि हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं और तरंग दैर्ध्य का मात्रा क्या होता है, एंगस्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और तो यहाँ से यदि हम ये 150 को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आता है 12.27/√V। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये डी ब्रॉग्ली के अकॉर्डिंग है कि एक इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो 12.27/√V है ना। उसके बाद इन्होंने V की वैल्यू बिना किसी एक्सपेरिमेंट के ही इन्होंने V की वैल्यू पुटअप करी और इन्होंने कहा कि जो डी ब्रॉग्ली ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य होता है उसकी वैल्यू होती है 1.67 एंगस्ट्रॉन्ग समथिंग, है ना। बिना किसी एक्सपेरिमेंट के ही डे ब्रॉग्ली ने ये कह दिया था कि जो तरंग दैर्ध्य है उसका वैल्यू आएगा 1.67 एंगस्ट्रॉन्ग समथिंग। अब ये जो वैल्यू उन्होंने प्रूफ किया था, इसको प्रूफ किया किसने, डेविसन और जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट में। चूंकि ये डेविसन जर्मर बेसिकली बोर्ड से हट चुका है, ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, ये बीएससी का टॉपिक होता है, लेकिन इस चैप्टर में है तो बता देते हैं कि कैसे उन्होंने प्रूफ किया, है ना। इसने तो हाइपोथेटिकली कह दिया था किसने, डी ब्रॉग्ली ने, कि जो तरंग दैर्ध्य की वैल्यू होती है वो 1.67 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। इसको प्रूफ किया किसने, डेविसन और जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूफ किया। ठीक है मैम, हाँ, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताओ ना। इसका न्यूमेरिकल बताऊं, हाँ, अच्छा ठीक है ना। मान लो एक न्यूमेरिकल लेते हैं इसका। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है ना। ये बुक का ही न्यूमेरिकल ले रही हूं मैं, एक आध बार एग्जाम में आया हुआ है, केवल नंबर चेंज कर देगा बेटा, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन है, उसका विभव कितना या वोल्ट कितना है, V 100 वोल्ट है ना। उसका वोल्ट कितना है, 100 वोल्ट है ना विभव उसका। तो उसके लिए डी ब्रॉग्ली तरंग दैर्ध्य निकालो पूछा जाता है ना, डी ब्रॉग्ली तरंग दैर्ध्य निकालो।
ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन है जिसका विभव कितना है 100 वोल्ट है, इसके लिए आपको डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य निकालना है। तो आपको पता है क्या होता है 12.27 अंडर रूट क्या होता है v होता है, और आपको क्या गिवन है v इक्वल गिवन है 100 वोल्ट गिवन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे 12.27 अंडर रूट 100 रख दोगे। ठीक है, अब 100 अंडर रूट 100 का मतलब क्या होता है 12.27 अपॉन 100 मतलब 10⁻²। तो ये पावर जो होती है इस अंडर रूट से क्या हो गया कैंसल हो गया, तो ये हो गया 12.27 अपॉन 10। अब आप 10 से इसको डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, इसके बाद कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, और ऐसे आगे करेंगे तो 1.23 समथिंग इसका क्या आएगा आंसर आएगा। और किस में आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, किस में आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब आपके एग्जाम में ये जो है ना, ये जो यहाँ पे विभव लिया है 100 वोल्ट, इसको हर बार वो क्या कर देगा चेंज कर देगा। ठीक है मैडम, ठीक है, थैंक यू क्लास। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाते हैं। ठीक है।